Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Zafar. This video is made by Law Mentoring. Before watching the video, it's a humble request to please subscribe the channel and hit the bell icon so that you may get notifications about the new videos timely. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का ऑर्डर 5 विच इज़ अबाउट द इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। इस ऑर्डर में हमने दो चीज़ें पढ़नी है, एक तो इशू ऑफ समन के बारे में, दूसरा सर्विस ऑफ समन के बारे में कि इशू कैसे किया जाएगा। समन जो है वो डिफेंडेंट को जो अदालत भेजेगी उसको कोर्ट में बुलाने के लिए प्लेंटिफ की तरफ से प्लेंट फाइल करने के बाद जो समन भेजे जाते हैं ताकि डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया जा सके, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा इशू करने का समन को। ठीक है। दूसरी बात जो हमने इसमें पढ़नी है वो सर्विस ऑफ समन के बारे में पढ़नी है कि डिफेंडेंट तक जो समन है वो पहुंचाया कैसे जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात, एक जनरल सा इसका जो हमने ओवरव्यू लेना है वो ये है कि किस किस तरीके से जो है वो डिफेंडेंट को समन किया जा सकता है। इसमें हम जो है वो 4 तरीके पढ़ेंगे इस ऑर्डर में। सबसे पहले तो उसको पर्सनली जो है वो डिलीवर किया जाएगा। अदालत जो है वो अपनी तरफ से एक बंदा भेजेगा या किसी ऑफिसर को अपॉइंट करके डिफेंडेंट के पास भेजेगा पर्सनली कि उसके हैंड ओवर करके आओ ये समन, ताकि उसको अदालत में बुलाया जा सके। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि उसके घर की किसी कॉन्स्पिकुअस पार्ट के ऊपर जो है वो फिक्स कर दिया जाए या लगा दिया जाए कि इस पर्सन के ऊपर केस फाइल हुआ है, इसको अदालत में बुलाया जा रहा है। ये भी एक तरीका है समन करने का, ताकि उसको पता चल सके, वो अवेयर हो सके कि उसके ऊपर कोई सूट फाइल किया है किसी ने और अदालत ने उसको तलब किया है। तीसरा तरीका क्या होगा, पोस्टल सर्विस के थ्रू। पोस्टल सर्विसेज क्या कि उसको जो है बाय पोस्ट जो है वो सर्विस की जाएगी। बाय पोस्ट उसको समन जो है वो कोरियर सर्विसेज के थ्रू भेजा जाएगा ताकि वो रिसीव करे उसको और अदालत में आ जाए। चौथा तरीका क्या है, एडवर्टीज़मेंट के। अगर ऊपर वाले 3 तरीके जो है वो यूज़ किए हैं लेकिन उसके बावजूद जो है वो नहीं आ रहा डिफेंडेंट अदालत में, तो फिर अखबार इश्तिहार करवाया जाएगा। अखबार में, न्यूज़पेपर में उसकी एडवर्टीज़मेंट करवाई जाएगी। उसके अलावा एक और भी तरीका है, सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज है अदर देन पर्सनल जो है डिलीवरी या फिक्सेशन या पोस्टल सर्विस के अलावा जो सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज हैं उनमें से ही एक एडवर्टीज़मेंट भी है। जो बाकी सब्सटीट्यूटेड सर्विसेज हैं वो कौन सी हैं ये भी हम इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो है समन्स के बारे में। व्हेन अ सूट हैज़ बीन ड्यूली इंस्टीट्यूटेड अ समन्स में बी इशूड टू द डिफेंडेंट, कि जब सूट फाइल होता है अदालत में तो फिर डिफेंडेंट को अदालत में तलब करने के लिए उसको समन इशू किया जाता है ताकि वो जवाब दे अदालत में। जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर क्लेम किया है, रिलीफ क्लेम किया है, उसके जवाब में वो अपना जवाब दावा दे आके और रिटन स्टेटमेंट जो है वो अदालत में आकर दे। लेकिन एक इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट नो सच समन शैल बी इशूड व्हेन द डिफेंडेंट हैज़ अपीयर्ड एट द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट एंड एडमिटेड द प्लेंटिव्स क्लेम। इसका मतलब ये है कि तब डिफेंडेंट को समन करने की ज़रूरत नहीं है जब वो खुद से ही उसको पता चल जाए कि प्लेंटिफ ने उसके ऊपर सूट फाइल किया। वो खुद से ही अदालत के समन भेजने से पहले ही वो अदालत में चला जाए और जो प्लेंटिफ ने उसके ऊपर क्लेम किया है उसको वो एडमिट कर ले। ठीक है। ये इसकी एक एक्सेप्शन है कि समन कब भेजा जाता है, जब वो नहीं आता अदालत में। लेकिन अगर वो अदालत में पहले ही आ जाता है, क्लेम को जो प्लेंटिफ ने क्लेम किया उसको एडमिट कर लेता है, रिटन स्टेटमेंट देता है, तो उसको समन करने की क्या ज़रूरत है। समन का जो मकसद होता है वो जो है वो उसको अदालत में बुलाना होता है। उसके बाद सब रूल 2 क्या कहता है, क्या डिफेंडेंट टू हुम अ समन हैज़ बीन इशूड अंडर सब रूल 1 में अपीयर। अब जो डिफेंडेंट है जिसको समन किया गया है वो अपीयर जो है अदालत में किस किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट है कि इन पर्सन, वो खुद भी बजाते खुद वो अदालत में जाके पेश हो जाए, उसको कहते हैं इन पर्सन वो अदालत में पेश हुआ। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इन पर्सन अगर वो खुद अदालत में पेश नहीं हो सकता तो उसके बिहाफ पर उसका जो
प्लीडर है जिसको वो ड्यूली इंस्ट्रक्ट करेगा तो वो उसके बिहाफ पर आके कोर्ट में आंसरेबल होगा। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बिहाफ पर वो अपने प्लीडर जिसको वो इंस्ट्रक्ट करेगा या अपने प्लीडर को अपॉइंट करेगा। जैसे हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एडवोकेट की, एडवोकेट जो है वो हमारे बिहाफ पर जाकर अदालत में जो है हमारा केस प्लीड करता है, तो ये भी डिफेंडेंट की साइड से, तो ये भी इसका एक तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका इसका क्या है कि हर ऐसा कोई बंदा जिसको जो है डिफेंडेंट ने खुद से ऑथराइज किया हो, ठीक है, उसको अपना एजेंट मुकर्रर किया हो कि ये पर्सन जो है ये मेरी तरफ से जाकर कोर्ट में जो है वो पेश होगा और जो कोर्ट उससे क्वेश्चन पूछेंगी वो उसको उसका आंसर देना पड़ेगा एज इट इज़। जैसे कि अदालत डिफेंडेंट से पूछती तो उसको जवाब देना पड़ता, ठीक है। ये 3 तरीके हैं जिसके बारे जो हमने पढ़ा है कि डिफेंडेंट जो है वो किस किस तरह अदालत में पेश हो सकता है। खुद भी हो सकता है, अपने प्लीडर के थ्रू भी हो सकता है, और कोई अदर पर्सन जो कि उन सवालों का जवाब दे सके जो कि एक एजेंट के तौर पे जो है वो अदालत में पेश हो सकता है। उसके बाद क्या है कि एवरी समन shall be signed by the judge or such officer as he appoints and shall be sealed with the seal of court। के ये समन के बारे में लिखा हुआ है कि जज के सिग्नेचर उसके ऊपर होंगे और वो कोर्ट की तरफ से सील्ड होगा। उसके बाद आ जाता है रूल 2, कॉपी और स्टेटमेंट अनेक्स टू समन, कि समन के साथ कौन कौन सी चीज़ें जो है वो अटैच की जाएंगी। जब डिफेंडेंट को समन भेजा जाएगा अदालत में पेश होने के लिए तो उस समन के साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच की जाएंगी। एवरी समन shall be accompanied by a copy of plaint। कॉपी ऑफ प्लेंट एक तो साथ में अटैच की जाएगी। कॉपी ऑफ प्लेंट जो कि प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल की है, मुकदमा दायर किया है, प्लेंट उसने अदालत में जो है वो दे दी है, तो उस प्लेंट की कॉपी भी समन के साथ लगाई जाएगी ताकि डिफेंडेंट को पता चल सके कि उसको कोर्ट में क्यों बुलाया जा रहा है, किसने उसके ऊपर सूट फाइल किया है, क्यों सूट फाइल किया है, रीज़न क्या है। और इफ़ सो परमिटेड बाय अ कंसाइज स्टेटमेंट, कि अगर जो है वो प्लेंट जो है वो लेंथी है या बड़ी है तो उसकी जगह पे एक कंसाइज जो है वो स्टेटमेंट जो है उसके तौर पे उसको भेजा जा सकता है। उसके बाद क्या है कि रूल 2 आ जाता है। उसके बाद कोर्ट में ऑर्डर डिफेंडेंट और प्लेंटिफ टू अपीयर इन पर्सन, कि कोर्ट की मर्जी है जब वो चाहे जो डिफेंडेंट है उसको ऑर्डर कर सकती है कि आपको इन पर्सन कोर्ट में आना पड़ेगा, मतलब खुद कोर्ट में आना पड़ेगा, किसी प्लीडर के बिहाफ पर नहीं। और जो है इसमें अब सब रूल 1 क्या है, वेयर द कोर्ट हैज़ अ रीज़न टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट, जहाँ कोर्ट को ज़रूरत पड़ेगी कि अब पर्सनल अपीयरेंस जो है वो डिफेंडेंट की वो ज़रूरी है, उसको खुद आना पड़ेगा, तो वो समन कर सकती है और ऑर्डर करेगी उसको कि वो खुद जो है वो कोर्ट में पेश हो। उसके बाद सब रूल 2 इसका क्या है कि वेयर द कोर्ट सीज द रीज़न टू रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ अ प्लेंटिफ ऑन द सेम डे। ठीक है, पहले वाले सब रूल में हमने क्या पढ़ा है कि कोर्ट उसको स्पेसिफाइड टाइम बताएगी कि इतने टाइम के अंदर जो है आप कोर्ट में पेश हों, लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि सेम डे पर उसको बुलाना ज़रूरी है तो फिर वो सेम डे पर उसकी अपीयरेंस का ऑर्डर भी दे सकती है। उसके बाद आ जाता है रूल 4। रूल 4 क्या कहता है कि नो पार्टी टू बी ऑर्डर टू अपीयर इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन द सर्टेन लिमिट्स। इसका क्या मतलब है कि कोर्ट जो है उसको ऐसे डिफेंडेंट को इन पर्सन ऑर्डर नहीं करेगी कि वो कोर्ट में खुद बसाते खुद इन पर्सन पेश हो, जो कि कोर्ट की जो है जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो, जो कि जिसकी रेजिडेंसी जो है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो, मतलब उसकी रीच वहाँ तक ना हो। ऐसा पर्सन जो कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से बाहर रह रहा हो और वहाँ ना पहुँच सकता हो तो उसको ऑर्डर नहीं किया जाएगा कि वो इन पर्सन कोर्ट में शामिल हो। लेकिन अगर जो पर्सन है वो कोर्ट की ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर रहता है, रिसाइड करता है, तो फिर उसको जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि आप इन पर्सन कोर्ट में जो है वो पेश हों। उसके बाद आ जाता है रूल 5। रूल 5 क्या कहता है, समन टू बी आइदर टू सेटल इश्यूज और फाइनल डिस्पोजल। यहाँ हमने 2 तरह की बात करनी है कि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समन करेगी या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए या फिर फाइनल डिस्पोजल के लिए। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसने किस टाइप का जो है वो समन करना है। अब यहाँ हमारे लिए समझने की बात ये है कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए समन जो होता है उसका क्या मतलब है और फाइनल डिस्पोजल जो होता है उसका क्या मतलब है।
फाइनल डिस्पोजल जो है ना, वो है कि फ़ौरन कोर्ट को ये लगता है कि ये तो एक ऐसा मसला है जिसका फौरी हल जो है वो निकलना चाहिए, फाइनल इसको केस को जल्दी जल्दी जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, ठीक है। जैसे स्मॉल कॉजेज़ में होता है कि समरी ट्रायल जिसको हम कहते हैं, कि स्मॉल कॉजेज़ कोर्ट्स जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि फ़ाइनल डिस्पोजल होता है, फौरी फैसला कर दिया जाता है। तो कोर्ट ने अगर फाइनल डिस्पोजल करना है तो वो उस हिसाब से समन करेगी, और अगर सेटलमेंट इश्यूज़ करने हैं, जैसे कि पहले प्लेंट आई है, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगी, फिर आगे जो है वो जैसे एक सूट जो है उसकी प्रोसीडिंग चलती है, तो ये होता है सेटलमेंट ऑफ इशू के वो समन करे, डिफेंडेंट को बुलाए, फिर वो रिटन स्टेटमेंट फाइल करे, ये पूरा जो है सेटलमेंट ऑफ इशूज़ है। लेकिन फाइनल डिस्पोजल का क्या मतलब है कि उसी दिन जो है आपने डिस्पोज ऑफ कर देना है केस को। तो इसको देखते हैं। द कोर्ट शैल डिटर्मिन एट द टाइम ऑफ इशूइंग द समन, कोर्ट इशू करने के जब वो समन जो है वो इशू करेगी उस टाइम पर डिसाइड करेगी कि वेदर इट शैल बी फॉर द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज ओनली, कि ये क्या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जो है उसके लिए मैंने समन करना है, या फिर फाइनल डिस्पोजल, और फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट एंड द समन शैल कंटेन अ डायरेक्शन अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो समन है उसमें डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा और टाइम बताया जाएगा कि आपने इतने अरसे में जो है वो कोर्ट में पेश होना है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास, रूल 6 आ जाता है। रूल 6 हमें क्या कहता है, फिक्सिंग डे फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। The day for the appearance of the defendant shall be fixed with reference to the current business of court, place of residence of the defendant and the time necessary for the service of summons। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि डिफेंडेंट के कोर्ट में जो अपीयर होने का टाइम फिक्स करना है वो कोर्ट कैसे फिक्स करेगी, कोर्ट किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टाइम देगी डिफेंडेंट को कि इतने दिनों में आप जो है वो कोर्ट में पेश हो जाए। उसके 3 वो जो है वो चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखेगी। सबसे पहले कोर्ट का अपना करंट बिजनेस, कि कोर्ट जो है उसके ऊपर कितना बर्डन है, किस दिन पर कितने केस लगे हुए हैं, उस केस के हिसाब से वो उसको बुलाएगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डिफेंडेंट की रेजिडेंस देखी जाएगी कि वो कहाँ रहता है, कितनी दूर रहता है, कि इतने दिनों के अंदर उसको बुलाने का कहा जाए जितने दिनों में वो ईजिली आ सके। तीसरी चीज़ क्या है, टाइम नेसेसरी फॉर सर्विस ऑफ समन, कि वो ये भी देखेगी कि कितने दिन जो है वो डिफेंडेंट तक समन पहुंचने में लगेंगे और उसके बाद उसको बुलाया जाएगा, कि वो इजीली जो है वो समन पहुंचने के बाद उसको बुलाया जाए, कि उसको कोर्ट में अपीयर होने का कहा जाए। तो ये 3 चीज़ें जो है कोर्ट जब समन करेगी डिफेंडेंट को तो टाइम फिक्स जो करना है उसको करने के लिए ये 3 बातों को मद्देनज़र रखेगी। उसके बाद आ जाता है रूल 7, समन टू ऑर्डर डिफेंडेंट टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स रिलाइड ऑन बाय हिम, कि यहाँ पर उसने ये कोर्ट यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जब कोर्ट ने समन करना है तो वो ये भी कहेगी डिफेंडेंट को कि वो जो है अपने जो सपोर्ट के लिए उसने डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं वो अपने साथ लेकर आए। द समन टू अपीयर एंड आंसर shall order the defendant to produce all the documents in his possession or power upon which he intends to rely in the support of his case, कि वो अपने केस को प्लीड करने के लिए या अपने जो है वो अपने जो है सपोर्ट में जो उसने देने हैं डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश करने हैं तो डिफेंस के लिए, तो वो अपने साथ लेकर आएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रूल 8। रूल 8 क्या कहता है, रूल 8 कहता है ऑन इशू ऑफ समन्स फॉर फाइनल डिस्पोजल, जब समन जो है वो किया जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए, मतलब उसी दिन जो है वो केस का फैसला करना है जल्दी जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, तो डिफेंडेंट को डायरेक्शन दी जाएगी कि अपने विटनेसेस भी साथ लेकर आए। डिफेंडेंट टू बी डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस हिज विटनेसेस अलॉन्ग विद हिम, ठीक है। वेयर द समन्स इज़ फॉर फाइनल डिस्पोजल, जहाँ समन भेजा जाएगा फाइनल डिस्पोजल के लिए सूट के, it shall also direct the defendant to produce on the day fixed for his appearance all the witness upon whose the evidence he intends to rely in support of his case, कि जो डिफेंडेंट को डेट बताई जाएगी कि इस दिन जो है डे फिक्स कर दिया जाएगा कि इसी दिन जो है आप अपने आप को अपने एविडेंस को सपोर्ट करने के लिए अपने विटनेसेस को भी साथ लेकर आएंगे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो इशू ऑफ समन के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जो हमारे इस ऑर्डर का पहला पार्ट है इशू ऑफ द समन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे पोर्शन में कि सर्विस ऑफ समन, कि समन जो है वो डिफेंडेंट तक पहुँचना कैसे है,
यहाँ जो पहले हमने बात की है वो कोर्ट की बात की कि कोर्ट इशू कैसे करेगी समन। अब जो सर्विस ऑफ द समन है वो डिफेंडेंट की बात आ गई, डिफेंडेंट को रिसीव कैसे होंगे, कौन लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा, मोड्स ऑफ सर्विसेज जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 9 क्या कहता है, डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ द समन फॉर सर्विसेज, कि समन जो है उसकी सर्विस कैसे की जाएगी। सबसे पहले तो डिलीवरी होगी कि वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर जो है वो डिफेंडेंट रहता हो, इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड और हैज़ एन एजेंट रिसाइड्स विद इन द जुरिस्डिक्शन, और अगर वो नहीं है तो उसका कोई एजेंट जो है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो उसके बिहाफ पर कोर्ट में पेश हो सकता है, वो उसका एजेंट होता है। ठीक है, अगर वो वहाँ नहीं रहता कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो उसका एजेंट अगर वहाँ रहता है जो कि एम्पावर्ड है कि वो सर्विस ऑफ समन को एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, जो सर्विस समन की जा रही है डिफेंडेंट के नाम पर, उसको वो पकड़ सके, ये समन रिसीव कर सके। तो द समन शेल अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट बी डिलीवर और सेंड टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी सर्व्ड बाय हिम और वन ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। तो कोर्ट क्या करेगी, प्रॉपर ऑफिसर जो है एक अपॉइंट किया हुआ जिसने समन लेकर जाना है, उसके थ्रू जो है एजेंट को या फिर डिफेंडेंट को, जो कि ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंदर जो है वो रहते हैं, तो उसको वो ऑर्डर समन जो है वो दे सके। उसके बाद सब रूल 2 क्या कहता है, द प्रॉपर ऑफिस में बी एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जो प्रॉपर ऑफिसर की यहाँ बात हुई है जिसने समन लेकर जाना है, वो एक जो है कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया हुआ एक ऑफिसर भी हो सकता है या कोर्ट का ऑफिसर भी हो सकता है। थर्ड सब रूल जो है वो क्या कहता है कि अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम in this behalf shall cause the service of the summon and return into court within 15 days of the issue of the summons। इसका क्या मतलब है कि कोर्ट जो है जब ऑफिसर को भेजेगी समन देकर के डिफेंडेंट को जाकर ये समन दो, तो वो उसको टाइम देगी कि विद इन 15 डेज डिलीवरी ऑफ समन करके कोर्ट में वापस आएँ और बताएं कि क्या उसने डिफेंडेंट जो है उसने समन को रिसीव किया है या नहीं। उसके सिग्नेचर जो है वो लेने होते हैं जब समन रिसीव कर लेता है, तो वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कोर्ट उससे बताएगी, ये कहेगी कि आपने हर सूरत 15 दिन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में वापस आना है। ठीक है, और इतला देनी है कि क्या जो है इसका समन का हुआ है। उसके बाद आ जाता है रूल 10 मोड ऑफ सर्विस, कि सर्विस जो है उसका मोड क्या है। सर्विस ऑफ द समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग अ कॉपी देयर ऑफ साइन बाय द जज। ये वही बात आएगी कि जो जज के जो है वो सिग्नेचर होंगे समन के ऊपर, और द सच ऑफिसर ही शैल अपॉइंट एंड सील विद द सील ऑफ कोर्ट। और उसके बाद जो समन है वो सील्ड भी होना चाहिए कोर्ट की तरफ से। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है सर्विस बाय पोस्ट, रूल 10A जो कि हाई कोर्ट की तरफ से ऐड किया गया था। और सर्विस बाय पोस्ट ये भी एक मोड ऑफ सर्विस है। जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सर्विस ऑफ समन किस किस तरीके से की जा सकती है, तो बाय पोस्टल सर्विस या कोरियर सर्विस भी जो है डिफेंडेंट को समन भेजा जा सकता है। तो अब इस रूल 10A में क्या लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन अंडर रूल 9। जो रूल 9 में हमने पढ़ा है कि वो ऑफिसर एक जो है वो जाकर खुद उसको डिफेंडेंट को या उसके एजेंट को जाकर समन देगा, उसके साथ साथ जो है साइमल्टेनियसली यहाँ वर्ड यूज हुआ है कि उसके साथ साथ जो है देयर शैल बी सेंट अनलेस अदरवाइज ऑर्डर बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, कि उसको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी जो है वो समन भेजा जा सकता है, और जो कि साइंड एंड सील्ड होगा कोर्ट की तरफ से, जज के सिग्नेचर होंगे और सील्ड बाय द कोर्ट होगा। सेकंड सब रूल इसका हमें क्या कहता है, एन एक्नॉलेजमेंट परपोर्टिंग टू बी साइन बाय द डिफेंडेंट, कि जब इशू जो है समन जो है वो डिफेंडेंट रिसीव कर लेता है, तो उसने उसके ऊपर बाद में जो है ऑफिसर जो देने आता है उसको, ये जो पोस्ट के थ्रू उसको आया होता है, उसने उसको एक्नॉलेजमेंट करना होता है, ये एडमिट करना होता है कि मैंने जो है ये समन रिसीव कर लिया है। इसको हम कहते हैं एक्नॉलेजमेंट करना। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है कि डिफेंडेंट ने जो समन है उसको रिसीव कर लिया है। ठीक है, ऑफ द रिसिप्ट एंड द registered communication or an endorsement by a postal employee that the defendant refused to take the delivery of the same shall be deemed by the court issuing the summon to be prima facie proof of service of summons। दूसरी बात इसमें क्या लिखी हुई है कि अगर जो है जो
लेकर गया है पोस्टल सर्विस के थ्रू जो है वो उसको दिया गया है समन, अगर तो वो लेने से इनकार करता है डिफेंडेंट, तो कोर्ट यही समझेगी कि उसने समन रिसीव कर लिया है। जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि डिफेंडेंट अगर रिफ्यूज़ करता है टू टेक द डिलीवरी ऑफ द सेम, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट शैल बी डीम्ड बाय द कोर्ट इशूइंग द समन टू बी प्राइमा फिशाई प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ समन। तो ये प्राइमा फिशाई प्रूफ है कि उसने सर्विस ऑफ समन जो है ये हो चुके हैं और उसने जो है रिसीव करने से इनकार किया, लेकिन समन की सर्विस हो चुकी है। उसके बाद कोर्ट जो है वो एक्शन लेगी उसके खिलाफ, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है हमारे पास रूल 11। रूल 11 क्या है? सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स, कि अगर डिफेंडेंट्स एक से ज़्यादा हैं तो फिर क्या होगा? सेव एज अदरवाइज प्रिस्क्राइब वेदर देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स, सर्विस ऑफ द समन शेल बी मेड ऑन ईच डिफेंडेंट। तो हर डिफेंडेंट को सेपरेटली समन भेजा जाएगा अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा हैं तो। उसके बाद रूल 12 आ जाता है, सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिसेबल ऑन हिज एजेंट, कि जब एजेंट है या फिर डिफेंडेंट है, वेर एवर इट इज़ प्रैक्टिसेबल सर्विस शैल बी मेड ऑन द डिफेंडेंट इन पर्सन, कि जहाँ पर डिफेंडेंट को सर्विस किया जा सकता है, पर्सनली उसको दिया जा सकता है तो उसको दिया जाएगा, ठीक है। और अगर उसका जो एम्पावर्ड एजेंट है अगर वो एक्सेप्ट करे, अगर डिफेंडेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? एजेंट शैल बी सफिशेंट। अगर डिफेंडेंट नहीं है तो उसका एम्पावर किया हुआ एजेंट जो है वो सफिशेंट है उस सर्विस ऑफ समन्स के लिए, कि उसको अगर समन जो है वो दे दिया जाए, हैंड ओवर कर दिया जाए, तो इट शैल बी सफिशेंट। उसके बाद क्या आ जाता है? रूल 13। रूल 13 हमें क्या कहता है कि सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, ऐसे एजेंट को सर्विस कर देना समन की जो कि डिफेंडेंट का बिजनेस चला रहा है। कैसे? सब रूल 1 देखते हैं। इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन हु डज नॉट रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, कि अब जो केस है वो इससे रिलेटेड है, वो किसी जो है इन अ सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क अगेंस्ट अ पर्सन, केस जो है वो उसी बिजनेस या वर्क से रिलेटेड है और जिसके अगेंस्ट हुआ है वो जो है अगर नहीं रहता कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंदर, रिसाइड नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर जो है उसके सर्विस जो है कहाँ पर दी जाएगी? समन इज इशू सर्विस ऑन एनी मैनेजर और एजेंट, उसके जो एजेंट है या मैनेजर है जो उस बिजनेस को चला रहा है डिफेंडेंट के, उसको समन किया जाएगा, ठीक है। who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed to good service। और ये समझा जाएगा कि अगर उसके मैनेजर को या उसके एजेंट को, डिफेंडेंट के जो कि उसका बिजनेस संभाल रहा है, उसको अगर सर्विस ऑफ इशू समन हो गई है तो उसको एक गुड सर्विस समझा जाएगा। ये समझा जाएगा कोर्ट की तरफ से कि उसको जो है समन्स रिसीव हो गए हैं। जैसे नीचे इन्होंने एग्जाम्पल एक दिए कि अगर मास्टर ऑफ शिप है तो वो जो है यही समझा जाएगा कि ओनर जो है उसके बिहाफ पर वो जो है समन रिसीव कर सकता है। उसके बाद आ जाते हैं रूल 14 पर। रूल 14 क्या कहता है? सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर केस है तो फिर क्या होगा? वेयर इन अ सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रिस्पेक्टिंग और कंपनसेशन फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहाँ पर सूट किससे रिलेटेड है? किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आपने रिलीफ जो है वो क्लेम किया है, कंपनसेशन जो है वो फॉर द रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको कोई रॉन्ग जो है वो हुआ है या फिर किसी डिफेंडेंट ने जो है उसके अगेंस्ट जो है जिसको कह सकते हैं कोई रॉन्ग कमिट किया है, तो क्या होगा? सर्विस। और अगर जो है डिफेंडेंट इन पर्सन जो है वो नहीं आ सकता, ये सर्विस ऑफ समन नहीं हो सकती, एंड द डिफेंडेंट हैज़ नो एजेंट एम्पावर्ड टू एक्सेप्ट द सर्विस, और उसका कोई एजेंट भी नहीं है जो कि एम्पावर्ड हो कि वो समन को जो है वो एक्सेप्ट कर सके, तो क्या होगा? इट मे बी मेड ऑन एनी एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट इन चार्ज ऑफ प्रॉपर्टी। तो उसके जो प्रॉपर्टी में जो पर्सन रहता होगा, जो पोजेसर होगा या उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंचार्ज होगा, उसको जो है वो समन दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या है? रूल 15। रूल 15 क्या कहता है कि वेयर समन में बी ऑन मेल मेंबर ऑफ डिफेंडेंट्स फैमिली,
कि अगर डिफेंडेंट की फैमिली जो है, डिफेंडेंट का कोई एजेंट भी नहीं है, वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड एंड हैज़ नो एजेंट एम्पावर टू एक्सेप्ट द सर्विस ऑफ द समन्स ऑन हिज बिहाफ, कि अगर डिफेंडेंट जो है वो खुद भी मौजूद नहीं है और उसके बिहाफ पे उसका जो एजेंट है वो भी कोई उसने नहीं ऑथराइज किसी पर्सन को किया हुआ कि उसकी जगह जो है वो समन रिसीव कर सके, तो क्या होगा, समन किसको भेजे जाएंगे या कौन रिसीव करेगा समन को, क्योंकि जो है अदालत में तो डिफेंडेंट को पेश होना पड़ेगा और नहीं अगर पेश होगा तो फिर उसी का नुकसान होगा, तो किसको समन दिया जाएगा। तो सर्विस ऑफ समन may be made on any adult male member of the family of defendant who is residing with him। तो यहाँ मेल मेंबर की बात हुई है और अडल्ट मेल मेंबर की बात हुई है कि उसकी जो फैमिली है उसमें, डिफेंडेंट की जो फैमिली है उसमें जो एडल्ट होगा पर्सन, जो बड़ा कोई बुजुर्ग है या कोई बड़ा आदमी है जो एडल्ट है, उसके घर में कोई बड़ा है, तो उसको जो है वो दे दिया जाएगा, समन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक नीचे एक्सेप्शन दी हुई है, यहाँ एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अ सर्वेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फैमिली। जो सर्वेंट्स होते हैं वो फैमिली मेंबर्स नहीं होते। इसका मतलब ये है कि जो इशू है, जो समन्स हैं, वो नहीं दिए जा सकते, नहीं हैंड ओवर किए जा सकते सर्वेंट के। कोई घर का सर्वेंट है, वो आप जो है किसी गार्ड को दे रहे हैं या किसी सर्वेंट के हैंड ओवर कर रहे हैं कि जो आपका मालिक है उसके ऊपर केस जो है वो हो गया है, तो उसको अदालत में बुलाया गया, तो ये उसके समन्स है, तो ये जो है वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं। उसके फैमिली मेंबर जो एडल्ट मेल होगा उसको आपको समन जो है वो करना पड़ेगा। ये जो है हमारा रूल जो है 1 से लेके 15 तक कवर हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑनवर्ड जो है इसको कवर करेंगे। So this was all about our today's lecture. Thanks for watching the video, and if you like the video then don't forget to like, share and comment. Thank you so much.